यस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो नालायकों? सो आई होप सो आपने फर्स्ट क्लास जो थी वो पढ़ ली होगी एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। मैंने आप लोगों के साथ डिमांड एनालिसिस का जो पोर्शन है 1A स्टार्ट किया हुआ था, डिमांड एनालिसिस। एंड डिमांड एनालिसिस में हमने डिमांड के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। एक क्विक रिकैप दे देते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड की बात करें तो डिमांड की डेफिनेशन थी, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। मैंने आपको बताया था डिमांड जो है वहां पे कंज्यूमर विलिंग भी एंड एबल भी है किसी चीज को बाय करने के लिए एंड गिवन प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट था, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर। जस्ट टू रिकैप, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी एंड देन उसके बाद हमने बात की थी डिमांड के बारे में, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। फिर हमने बात की थी डिमांड जो है उसके बारे में, सबसे मेन पॉइंट लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, जस्ट मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। लॉ वर्ड मैंने बताया था इट इज अ रूल। मैंने बताया था वी की पावर 10,000 लगा देना। रूल ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये रूल ऑफ डिमांड ये कहता है ceteris paribus, that is other things remaining constant, if the price of the commodity increases, quantity demanded falls, or vice versa, that is price of the commodity falls, then quantity demanded increases. Other things remaining constant. Other things का मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा आगे, यानी कुछ चीजों को हमें अज्यूम करना है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। देन उसके बाद हमने बात की थी कि सर इट शोज, इट का मतलब डिमांड का जो ये रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड किन दो चीजों के बीच में, प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सच कॉमोडिटी। एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूं इन पॉइंट्स पे बच्चे, क्योंकि आई नो दैट इस पे ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस हैं, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, राइट? तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। नाउ मूविंग फर्दर, यहां पे एक पॉइंट मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगा। यहां पे एक टर्म और यूज हो सकती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड जो है इट शोज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अब अपने आप बताएं यहां पे कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज कॉज? कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है रीजन, कारण, एंड इफेक्ट का मतलब होता है उस रीजन की वजह से किसी चीज के ऊपर असर आना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो यहां पे कॉज जो है वो चेंज इन प्राइस है, प्राइस में चेंज होना, ठीक है। एंड इफेक्ट क्या आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में उसका इफेक्ट आ रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, प्राइस के, उल्टा मत बोलना कभी भी, ये ध्यान रखना बच्चे। टीचर्स ने आपको सिखाया नहीं सिखाया, यही आपको नॉलेज देनी है बेटा। नॉलेज भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने जो 11 12 में पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके ऊपर और अच्छी एक लेयर बनाना चाह रहे हैं आप लोगों को। देखो पास तो मुझे पता है आप लोग सी सेट पे मैक्सिमम हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना एग्जीक्यूटिव में बच्चे, तो वहां पे आप समझें, वहां पे सब्जेक्टिव पेपर भी है, कंपनी लॉ एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहां पे आपको ना इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेगी। वैसे तो केडीएस सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन चीजें आपको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। तो इंटरप्रेट करने के लिए अभी से आप अच्छी आदत डाल लेंगे ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट नहीं कि बस पास हो जाए, पास तो आप हो ही जाएंगे, नॉलेज के साथ पास हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने जो बात करनी है, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। वो देखो ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज है कि वो या तो सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो वो जो सही का प्रोपोर्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा एंड गलत का प्रोपोर्शन गलत होगा, कम हो जाएगा, सॉरी। तो इसीलिए आप लोगों को फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर। ये नहीं बस ऑब्जेक्टिव कर दे, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑब्जेक्टिव्स की करनी है, बट पहले कंसेप्ट पढ़ के। आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी नाउ। तो ये हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी को आगे हम एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? तो मैं डिमांड शेड्यूल का पहले मीनिंग आप लोगों को बताऊंगा,
देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल. There are two types of demand schedule. First is individual demand schedule, and second is market demand schedule. तो यानी पहले हमें मीनिंग डिस्कस करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड देन हमें बात करनी है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. राइट, तो डिमांड शेड्यूल दो तरीके का, इंडिविजुअल एंड मार्केट. होप्स वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट मेरे को इसको अच्छे से कराना है क्योंकि नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इंडिविजुअल और मार्केट में. ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अगेन दिमाग में सोच लो इस पूरी चीजों के बारे में, देन वी विल डिस्कस. मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं एंड आप सोचें कि आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, सो एक बार सोचें एंड देन वी विल डिस्कस. हैव पेशेंस. एकदम मैं तो करा सकता हूं लेकिन आप सोच लें पहले, फिर देखना मैच करना, क्योंकि देखो मैं चेक नहीं कर सकता आपने क्या सोचा है, लेकिन आप ईमानदारी से चेक करना कि जो मैं बता रहा हूं और जो आपने सोचा क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो मैं 1 मिनट का आधे मिनट का एक पॉज ले रहा हूं. ठीक है, आप लोग एक बार सोच लें जरा आराम से. हाँ जी, कुछ सोचा? अच्छी बात है, सोच लिया. तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल क्या, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द, आप लिखना चाहें तो लिखें, डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, और न्यूमेरिकल, ठीक है, टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. आई रिपीट वंस अगेन, आप नोट्स बनाएं. डिमांड शेड्यूल क्या है? इट रेफर्स टू द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. डिमांड शेड्यूल क्या है? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? सर, जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का, उसको जब हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, देन दैट टेबल और दैट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डिमांड शेड्यूल. उसे हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे. राइट नाउ, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल? तो बेटा इंडिविजुअल और मार्केट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना. और यहां पे इंडिविजुअल को और मार्केट को देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी क्या होगा? सर, ये भी एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? सर, ये भी एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा. बट एक्चुअली में क्या है, इसको समझो. एंड इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉमोडिटी एक्स. हम लोग कॉमोडिटी एक्स के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमोडिटी एक्स. तो जो डिमांड शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट कॉमोडिटी एक्स. इस एक्स कॉमोडिटी के प्राइस एंड इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज की बात कर रहा है. तो डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज द ग्राफिक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स. एग्जाम्पल लिया, ये एक्स कहां से आया? मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, तभी आप लोगों को इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल ढंग से समझ आएगा. राइट, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? देखो, हेयर कॉमोडिटी का नाम क्या है? एक्स. हम एक्स कॉमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना. और ये एग्जाम्पल मैं आगे तक चलाऊंगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स कॉमोडिटी. नाउ, एक कंज्यूमर है हमारा, कंज्यूमर है ए एक कंज्यूमर है. राइट, वो एक्स कॉमोडिटी को बाय करता है.
किस प्राइस पे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसका? एक्स का, एक्स कॉमोडिटी। अगर प्राइस 10 रुपए था ये, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स थी, एंड अगर प्राइस बढ़ गया 15 हो गया, उसने क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट्स की कर दी। दिस इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। 20 है बच्चे, दिस इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किस चीज को शो कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड को। किस कॉमोडिटी को? कॉमोडिटी एक्स को। अब ये इंडिविजुअल कब कहलाया जाएगा? ये इंडिविजुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल कंज्यूमर को। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी बाय अ सिंगल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का जो लॉ ऑफ डिमांड है एक कॉमोडिटी के लिए, जब हम उसको टैबुलर टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, इसमें कॉमोडिटी एक्स के लिए मिस्टर ए गिवन प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड को बाय कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल कंज्यूमर बी आया, कंज्यूमर बी मार्केट में आया और उसने 10 रुपए के प्राइस पे 30 यूनिट्स की, ये यूनिट्स है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की, प्राइस तो 10 ही है, ठीक है, और 15 पे लेट से प्राइस बढ़ा तो उसने लेट से 20 कर ली। तो अगर हम बात करें यहां पे ये ए और बी दो कंज्यूमर थे, तो ए का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, बी का भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक कॉमोडिटी को गिवन कंज्यूमर, वन कंज्यूमर कितना प्राइस पे कितना खरीदने को तैयार है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। राइट। तो एक बार इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल डिमांड, और ये नोट भी कर लेना बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। कई बार आपसे एग्जांपल दे सकते हैं और एग्जांपल पूछ लें। जस्ट होल्ड डाउन बच्चे। कई बार आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल का है, मार्केट का है। तो एक बार डेफिनेशन लिखें। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर और numerical representation of law of demand of a commodity, एक commodity of a commodity of a single consumer, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यहां पे मैंने जो एग्जाम्पल बनाए हैं, यहां पे कितने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नजर आ रहे हैं बच्चे? 1 और 2। कितने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हैं? 1 और 2। आंसर इज 2 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। ए का अलग है, बी का। प्राइस तो देखो गिवन ही है, मार्केट में जाएंगे, अगर मैं भी जाऊंगा 10 रुपए की चीज मिलेगी, आप भी जाओगे 10 रुपए की, नॉर्मली तो सेम ही होती है ना, जनरल रूल, एक्सेप्शन कैन बी देयर, ठीक है। तो यहां पे 2 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गए, लेकिन कॉमोडिटी सेम है, कॉमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे देख रहे हैं, क्लियर होगा। एनी डाउट यू कैन नॉट आस्क, लेकिन डाउट होगा नहीं, मुझे उम्मीद है। क्लियर? चलें आगे बच्चे। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगी? मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब कई बच्चों का यहां नोशन रहता है, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट का मतलब बहुत सारी कॉमोडिटीज। नो, मार्केट डिमांड शेड्यूल में जो कॉमोडिटी है वो तो एक्स ही है। तो डिफरेंस क्या आएगा? जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी, यहां तक सब सेम है, ठीक है, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स कंज्यूमिंग दैट कॉमोडिटी। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बनेगा? लेट से इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक्स कॉमोडिटी के लिए लेट से तीसरा एक और कंज्यूमर भी ले आता हूं, सी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स 40 एंड लेट से 35 थी। तो 3 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गए अब एग्जांपल में, ठीक है। 3 कस्टमर हो गए मार्केट में कंज्यूमिंग एक्स कॉमोडिटी, तो अलग अलग इनके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गए।
ए का हो गया 10 रुपए पे 20, 15 रुपए पे 10। बी का हो गया 10 रुपए पे 30 एंड 15 रुपए पे 20। एंड सी का हो गया 10 रुपए पे 40 एंड 15 रुपए पे 35। कॉमोडिटी लेकिन एक्स है, तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब कि सर इस एक्स कॉमोडिटी के लिए कंसोलिडेटेड टोटल मार्केट कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है गिवन प्राइस पे, प्राइस क्या है 10 एंड आपका 15 रुपए। 10 रुपए पे आप टोटल करेंगे, 3 कंज्यूमर थे, 10 रुपए 20 और 30 50 और 40 90, तो टोटल मार्केट में डिमांड एक्स कॉमोडिटी की बाय ऑल द कंज्यूमर इज 90 यूनिट्स। प्राइस बढ़ा 15 रुपए हुआ, डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन आप देखें 10 20 30 और 35 65 हो गया बच्चे, 65। जो ये डिमांड शेड्यूल है, देखो दोनों ही डिमांड शेड्यूल है, लेकिन ये डिमांड शेड्यूल पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कॉमोडिटी सेम है, ये ध्यान रखना। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट्स द, मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। अ का मतलब सिंगल, ऑफ अ कॉमोडिटी by all the consumer, by all the consumers consuming that commodity, consuming that, consuming का यह मतलब है परचेजिंग, बाइंग ना, consuming that commodity। जब तक बाय नहीं करेंगे तब तक कंज्यूम कैसे करेंगे? फुल स्टॉप। कैन आई से यहां पे मैं बोल सकता हूं मार्केट डिमांड इज नथिंग बट इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो लिख लो, इन अदर वर्ड्स मार्केट डिमांड शेड्यूल is the sum total of, is the sum total of individual demand schedules, एस भी आएगा, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। लेकिन ध्यान रखना ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कौन से? ऑफ द सेम कॉमोडिटी। ये ध्यान रखना, कॉमोडिटी सेम है, बच्चों को यहीं पे मार्केट में कंफ्यूजन आती है, वो अलग अलग। इसका मतलब अगर वाई कॉमोडिटी होगी तो वाई कॉमोडिटी का ऐसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेंगे, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल जेड कॉमोडिटी होगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेंगे, उनको सम कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई होप सो ये 90 और 65 ये समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। इनका टोटल करा मैंने, इन तीनों का 20 30 50 और 40 90, इट कम्स टू 90 एंड 20 30 और 40 90 हो गया, 10 20 35 इनका तीनों का टोटल किया 15 रुपए पे, तो इट बिकम 65। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड। एक बार रिकैप कर रहा हूं बच्चे, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल हो रहा है आपके सामने टेबल बना हुआ है, और टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। जब इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे, सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब उन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड शेड्यूल को मर्ज कर देंगे सेम कॉमोडिटी के लिए, ध्यान रखना कॉमोडिटी सेम है, ठीक है, कॉमोडिटी, क्योंकि आप खुद सोचो कॉमोडिटी वाई और कॉमोडिटी एक्स के कंज्यूमर के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसे मर्ज करेंगे? बेस तो सेम होना चाहिए ना, बेस एक्स है, ठीक है, यानी सेम कॉमोडिटी है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यू हैव गॉट 1 मिनट, आराम से एक बार रिकैप सोच लो, इसको दिमाग में फिट कर लो 1 मिनट में फटाफट से।
गायब आया, गायब आया। कर लिया बच्चे सबने, एवरीवन? चलें आगे। नाउ इसके कंटिन्यूएशन में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, अगेन ये जो डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व है बच्चे, v की पावर 10,000 लगा देना। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व मीनिंग समझेंगे। देन अगेन दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जस्ट होल्ड डाउन बच्चे। यस, तो डिमांड शेड्यूल आई होप सो सबने पढ़ लिया होगा बच्चे। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? डेफिनेशन कर्व। डिमांड कर्व इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक तो डेफिनेशन ये बोल सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of law of demand, or you can say that it is nothing but it is the graphical representation of demand schedule। बात एक ही है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड को जब हमने न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया तो इट बिकम्स डिमांड शेड्यूल। और उस न्यूमेरिकल, क्योंकि ग्राफ आपको पता ही है कि ग्राफ के लिए डाटा का यूज करना पड़ता है, नंबर्स का यूज करोगे तभी ग्राफ बनेगा, ऐसे थोड़ा ना बना दोगे, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है, आप दो डेफिनेशन दिमाग में रखें। डिमांड कर्व क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व। अगेन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, तो जो कर्व बनेगा दैट कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। नाउ अगेन वही सेम चीज, अब देखो डिमांड शेड्यूल से ही सारी चीजें आ रही हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? यस, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? इट इज द ग्राफिकल, लिखना है बेटा, मैं लिखवाता हूं, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल को यूज करके जब हम कर्व बनाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। हमने मेहनत डिमांड शेड्यूल में कर ली थी, इसीलिए हमें डिमांड कर्व में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं लिखवा देता हूं, नोट करेंगे बच्चे। डिमांड कर्व के बारे में पहले लिखें। डिमांड कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और नलाइकों लिख लेना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप डाल के, इन अदर वर्ड्स we can say that it is the graphical representation. In other words, we can say that it is the graphical representation. It is the graphical representation of. It is the graphical representation of. लिख लिया? डिमांड शेड्यूल, ऑफ डिमांड शेड्यूल। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? इंडिविजुअल डिमांड कर्व में लिखें बच्चे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ individual demand schedule. It is the graphical representation of individual demand schedule. ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट में क्या हो जाएगा बच्चे? मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल. It is the graphical representation of
मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? आप रीड कर लो, आ जाएगा। और नलायकों, जिंदा हो, सोए तो नहीं? बोर नहीं होने दूंगा, टेंशन नहीं, अपना तैयारी करो अच्छे से, राइट? क्लियर? तो अब यहां पे आपसे डिमांड शेड्यूल के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में डेफिनेशंस, 4 ऑप्शंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। चले आगे बेटा। तो हमने डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल दोनों पढ़ लिया। अब हाउ टू फॉर्म डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का को बनाते कैसे हैं, तो एक बार डिमांड कर्व को बनाना सीख लेते हैं बेटा। बेटा ड्राइंग मेरे 40 में से 18 आते होते थे, तो कोशिश करना ध्यान से समझने की। मैं फर्स्ट आ रहा होता था अपनी क्लास में, ड्राइंग की वजह से सेकंड हो जाता था, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सो डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, हाउ इट इज फॉर्म्ड, आई होप सो आपको पता होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस लेंगे, राइट? तो आपको पता है ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, राइट? ठीक है, चलें। नाउ मैं कोई डाटा नहीं ले रहा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। मेरा प्राइस पी, ठीक है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू। दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? लेट से मेरा प्राइस बढ़ा, मेरा प्राइस हो गया P1, तो ऑब्वियसली मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड लेट से इट बिकम्स Q1, कम हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जो ये कर्व बना, ये जो कर्व बना है, दिस कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। एंड आप देख सकते हैं इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। एंड ये जो शेप है इसकी, हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। शेप जो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड डिमांड ऑफ सच कॉमोडिटी। आई होप सो ये डिमांड कर्व की फिगर आपको क्लियर होगी। लेट्स से अगर मैं यहीं पे ही प्राइस को P से P2 कर दूं, P से P2 कर दूं, प्राइस फॉल कर दूं, तो लेट्स से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। इसको ध्यान रखना, आगे हम इसी से ही मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट एक टॉपिक आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको बच्चे? एनी डाउट? आप रिवाइज कर लो। डाउट तो होना नहीं है, डाउट आने नहीं दूंगा बेटा, ठीक है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है? इट इज अ नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? तो इसी से आगे हम इलास्टिसिटी वगैरह की भी बात करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका डिमांड कर्व है जो अभी के लिए हमारा कंक्लूड होता है। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन लॉ ऑफ डिमांड में हमने बोला था अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अगेन v की पावर 10,000 लगा देना, एंड टॉपिक का नाम है फैक्टर्स, सॉरी थोड़ा ठीक बना दें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और यू कैन से दैट डिटर्मिनिंग demand of a commodity. फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटर्मिनिंग डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं या उसकी डिमांड को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है? अगेन v की पावर 10,000 लगा देंगे, और यहां पे भी हम एग्जाम्पल में कॉमोडिटी x के कॉन्टेक्स्ट में, कॉमोडिटी कौन सी है? x, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं
जो हमारी एक्स कॉमोडिटी, एग्जांपल लिया मैंने, एक्स कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से मैं इस टॉपिक को 5 फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा। 5 फैक्टर्स हैं, देयर आर 5 फैक्टर्स। हाँ, किसी फैक्टर में सब फैक्टर्स भी हो सकते हैं। देयर आर 5 फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी एंड द फर्स्ट फैक्टर इज, नोट करेंगे बेटा चार्ट की फॉर्म में, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। नोट कर ले बेटा। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर। फोर्थ है टेस्ट एंड, नोट करते जाए बच्चे साथ साथ, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड फिफ्थ है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब मिसलेनियस फैक्टर्स। ये मिसलेनियस कुछ और चीजें हैं, नोट कर लें बच्चे। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, लास्ट अदर फैक्टर्स। ठीक है, आई होप सो नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से बेटा, बड़े ही ध्यान से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। अब अपने आप बताओ, अपने आप बताओ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ा है बताओ बच्चे? प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी ये टॉपिक कहां पढ़ा है आप बताएं। यस, याद आया कुछ? यस, लॉ ऑफ डिमांड, अगर किसी के दिमाग में आओ। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड का ही टॉपिक हमने जो पढ़ा था वही था ना। इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज, अब ध्यान से, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स, और इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, सिटीरस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहां पे जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे अदर फैक्टर्स क्या हैं? अदर फैक्टर्स हैं ये सारे, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाले अदर फैक्टर्स नहीं, ये तो अदर फैक्टर्स जनरल टर्म है। अदर फैक्टर्स में सब आएंगे। ये अदर फैक्टर्स, इसको अदर हटा के ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मिसलेनियस फैक्टर्स भी लिख सकते हो। इसको हटा के अगर आप चाहो तो मिसलेनियस यहां लिख लो, मिसलेनियस फैक्टर्स और फैक्टर्स। लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये सारे फैक्टर्स की बात की जा रही है, यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और भी जितने भी मिसलेनियस फैक्टर्स सब कांस्टेंट हैं। ये यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? अब बच्चे रट्टा मारते हैं, बात करेंगे अभी आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, मैं एक बार कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं। ये जो फैक्टर्स हैं ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तब हम प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट समझ आता है? तो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी सिंपल लॉ ऑफ डिमांड की बात करता है। अगर गिवन कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड फॉल होगी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, और अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। अदर फैक्टर्स मतलब ये सारे फैक्टर्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। क्लियर? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें मतलब फर्स्ट टॉपिक में तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने, लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी हम सारा पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये v की पावर 10,000 लगाओ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके ऊपर v की पावर 10,000 लगाओ बच्चे,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली बच्चे इस टॉपिक को देखो, वही डिफरेंस समझ आएगा आपको कि अब आप जैसे कोचिंग ले रहे हो और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। मैं बच्चों से पूछता होता हूं नॉर्मली, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, सोचो और बताओ, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। यस बच्चे, सोच लिया? तो मैं आंसर दूं, आपने क्या सोचा? आप लोगों में से मैक्सिमम ने नालायकों यही सोचा होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना? यही आंसर आया होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 99% बच्चों का यही आंसर होगा, सोच रखा होगा। अपने आप से पूछना, नालायकों मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप आंसर क्या दे रहे हो? मैंने आपसे पूछा व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, क्या? मैंने ये नहीं पूछा रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, यानी मैंने टाइप्स नहीं पूछे। वो जो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स मन में सोच के बैठे हो ना नालायकों, वो टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं। बट मैंने पूछा है रिलेटेड गुड क्या होते हैं, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। देखा, ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना है अब ध्यान से। यही आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा कि आपने जो 11th 12th में या बीकॉम में पढ़ा है या पढ़ोगे बीकॉम में, अगर आप 12th पास हो तो बेटा दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, प्रोफेशनल लाइफ इज अ डिफरेंट बॉल गेम। सीएस में आप लोगों को बहुत ही प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन किसी वर्ड की हिंदी करना और किसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन करना। हिंदी तो एक जनरल मीनिंग, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक वर्ड यूज करते हैं हम घर में, सिस्टर। सिस्टर होता है बहन, बहन होती है ना हमारी घर में बहन। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल चले जाएं तो हॉस्पिटल में भी तो बहुत सारी लेडीज होती हैं जो केयर करती हैं पेशेंट्स की, उनको भी हम क्या बोलते हैं? यस, सिस्टर बोलते हैं ना। तो इसका मतलब वो हमारी बहन होगी। रक्षाबंधन पे नालायकों जाके राखी बंधवा लेना, ऐसा नहीं है ना। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम, ये इंटरप्रिटेशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को यूज करना है वो बहुत जरूरी है। घर में ब्रदर है ना, ब्रदर भाई, लेकिन सलमान खान भी हमारा भाई है, तो क्या वो एक्चुअल ब्रदर हो गया? दाऊद भाई, ठीक है नालायकों, ठीक है दाऊद भाई बोलोगे ना तो आजकल पकड़ लेंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पहले आपको यह समझना है व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, तो पहले रिलेटेड गुड्स की बात करनी है। और ये डिमांड चैप्टर में रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड हो सकता है एक दो बच्चों ने सोचा हो मे बी, तो लिखेंगे पहले रिलेटेड गुड्स के बारे में। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, रिलेटेड उनके बीच में कोई ना कोई देयर इज सम रिलेशन। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच change in the price of one commodity. I repeat, related goods are those goods in which change in the price of one commodity, change in the price of one commodity, change in the price of one commodity can affect the demand, sorry आप ऐसे भी quantity demanded of other commodity। यानी एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड चेंज हो सकती है। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये दोनों गुड्स रिलेटेड गुड्स हैं। Change in the price of one commodity can affect the demand of other commodity, can affect the demand of other commodity, पूरा लिख देते हूं, demand of other commodity। अगर ऐसा रिलेशन है then such goods are known as related goods। तो related goods are those goods in which change in the price of one commodity can affect the demand of other commodity, can affect the demand of other commodity। अब ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो बेटा, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ना स्टार्ट किया है एंड हम किस कमोडिटी के बारे में बात, एक्स। तो एक्स कमोडिटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी कमोडिटी में चेंज में योगदान दे सकते हैं, विच कैन अफेक्ट और डिटरमिन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स। तो पहला है उसका खुद का प्राइस, उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा है रिलेटेड गुड्स का प्राइस। तो एक्स कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ एक्स। तो रिलेटेड गुड्स एक्स का कौन सा होगा? रिलेटेड गुड्स एक्स का वो होगा जिसके प्राइस में चेंज आने से, यानी लेट्स से एक्स का रिलेटेड गुड है वाई एंड वाई के प्राइस में चेंज होने से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट आएगा। अभी ध्यान रखना, जब भी हम जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहां पे अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर्स कौन से रहेंगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए कमोडिटी का प्राइस खुद का, यानी एक्स का प्राइस कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, मिसलेनियस फैक्टर्स भी कांस्टेंट हैं, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पे रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। तो हियर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक्स कमोडिटी की बात करें, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की ही चेंज होनी है, लेकिन इस बार खुद के प्राइस की वजह से नहीं। किसके प्राइस की वजह से? रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से। तो अगर कोई ऐसा गुड है जो एक्स का रिलेटेड गुड्स है, कैसे पता चलेगा? कि उसके प्राइस में चेंज होने से एक्स की कमोडिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा, तब बोलेंगे कि ये एक्स का रिलेटेड गुड है। अब टीचर रटवा देते हैं, रटना नहीं है। अब ये रिलेशन कैसा है? अब ये रिलेशन दो तरीके का होगा, यानी टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेशन दो तरीके का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब आएगा ये आपकी बात, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये दो तरीके के हो सकते हैं, यानी रिलेशन दो तरीके का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मुझे अपने आप बताना बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, व्हाट इज द कॉमन थिंग? कॉमन चीज क्या है? यस, कॉमन चीज है दोनों ही रिलेटेड गुड्स हैं, दोनों ही रिलेटेड गुड्स हैं, दोनों ही रिलेटेड। अब देखो, इसके एग्जांपल टीचर ने रटवा रखे होंगे, टी एंड कॉफी, ठीक है, पेन एंड इंक, ये रटवा रखे हैं, लेकिन आपको कंसेप्चुअली अब थोड़ा स्ट्रांग होके चलना है। तो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, ये डिमांड चैप्टर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सप्लाई के लिए जब बात करेंगे वहां पे भी आएगा, जब बात की बात करेंगे। तो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। तो इन गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। यहां पे थ्रू आउट फैक्टर्स में हम एक्स कमोडिटी की बात करें, एक्स की डिमांड में चेंज आना है, फिर बार बार बोल रहा हूं, किसके प्राइस में चेंज होने से? पहला पॉइंट था एक्स के ही प्राइस में चेंज होने से, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से का मतलब लेट्स से वाई से, वाई के प्राइस में चेंज होने से, वाई के प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा। तो अब हमने रिलेटेड गुड्स का मीनिंग डिस्कस किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेटेड। ये आसान है, टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना बच्चे, पहले आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, तो आपको हमेशा आंसर देना है कि रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स। सीधा मुंह मत फाड़ देना कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेंगे, साफ कर देंगे बेटा, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूं डिमांड चैप्टर के लिए है, दोज गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है, डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। तो यहां पे एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज आता है वाई के प्राइस में चेंज होने से, तो ये दोनों गुड्स रिलेटेड गुड्स कहलाए जाएंगे। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ रिलेटेड गुड्स दो तरीके के हैं बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री
एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूट गुड्स या सप्लीमेंट्री गुड्स भी बोल सकते हैं। व्हाट आर कंप्लीमेंट्री गुड्स? कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? बड़े ध्यान से, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? दोज गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड, विच आर कंज्यूम्ड, अब बहुत सिंपल है, विच आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली या विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, साइमल्टेनियसली या विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, बड़े ध्यान से, ठीक है, विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। अब इसके एग्जांपल्स आप लोगों को पता है, विच आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली टीचर रटवाते हैं, कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, ठीक है ना, टी एंड शुगर, ठीक है ना, ये एग्जांपल है विच आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। सब्स्टिट्यूट गुड्स इसका अपोजिट हो गए। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड, नोट्स बना लो, which are consumed in place of each other, in place of each other, which are consumed in place of each other। अब इनके एग्जाम्पल लिखना चाहो कॉम्प्लीमेंट्री के तो टी एंड शुगर लिख सकते हो। अब कई दिमाग में सर कोई लोग तो बिना शुगर के भी पीते हैं, फिर वही है ना, ह्यूमन नेचर, इकोनॉमिक्स ह्यूमन नेचर, ठीक है, टी एंड शुगर। उसके अलावा पेन एंड इंक, अब ये मत बोलना बिना इंक के भी चलती है बेटा पेन, तुम गदर हो। हाँ ये पेन है ना, देखो ये पेन में लिख रहा हूं, ये बिना इंक के चलता है ना। कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, है ना, ये एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री के। सब्स्टिट्यूट के बताना फटाफट से। सब्स्टिट्यूट विच आर कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, सब्स्टिट्यूट। ओ आ गया टी एंड कॉफी। अब कई बच्चे फिर बोलेंगे टी एंड कॉफी, सर हम तो कॉफी पसंद करते हैं, हम तो टी पसंद ही नहीं करते। वो तो फिर वही है ना, एक्सेप्शन है, ह्यूमन नेचर, टी एंड कॉफी। उसके अलावा और बताओ, उसके अलावा बताओ नालायक हो। टी एंड कॉफी के अलावा सब्स्टिट्यूट क्या होगा? यस, टी एंड कॉफी के अलावा सब्स्टिट्यूट, हाँ, इंक पेन, बॉल पेन, इंक पेन एंड बॉल पेन। अब देखो ये कुछ एग्जांपल हैं। अच्छा मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने रिलेटेड गुड्स में मीनिंग बताया एक के प्राइस में चेंज होने से। अच्छा एक एग्जांपल, लेट से मैं अगर आपसे बोलूं कि एरोप्लेन फ्लाइट की टिकट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए, फ्लाइट टिकट के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, उसकी वजह से राइस, खाना जो चावल है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ठीक है ना। तो यही रिलेटेड गुड्स का डिफरेंस आप समझना। दोज गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कॉमोडिटी। और अगर ऐसा रिलेशन नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने एरोप्लेन की टिकट का, फ्लाइट की टिकट का और राइस का जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका एग्जांपल दिया, तो ये अनरिलेटेड गुड्स कहलाए जाएंगे। दीज आर कॉल्ड अनरिलेटेड गुड्स। यहाँ पे जो मैं आपको लिखवाए हैं एग्जांपल्स, ये रिलेटेड गुड्स के एग्जांपल हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई होप सो मीनिंग क्लियर होगा। अब अपने आप बताना बेटा, अब अपने आप बताना कि लेट्स से ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात कर रहे हैं कि एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड में चेंज आ जाएगा, राइट। तो मैं कोई एग्जांपल रटवा नहीं रहा, हमारी कॉमोडिटी एक्स ही है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है वाई। हमारी कॉमोडिटी एक्स ही है एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वाई, और इसका मतलब ये दोनों कंज्यूम साइमल्टेनियसली होते हैं। देखो इसको रटवाना बड़ा आसान है, ठीक है, इसको समझो। तो अब हम y के प्राइस की बात कर रहे हैं, y के प्राइस की बात कर रहे हैं। x का प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं x की। क्वांटिटी डिमांडेड किसकी देख रहे हैं? x की देख रहे हैं बच्चे। तो अपने आप बताना, लेट से y का प्राइस बढ़ गया, y का प्राइस बढ़ गया, तो x की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट आने वाला है? y का प्राइस बढ़ गया
तो एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क आने वाला है, अब अपने आप बताना। ये दोनों साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार के प्राइस में क्या चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ जाएगा, तो ये फॉल हो जाएगा। समझ आया कि y के प्राइस में चेंज होने से x की डिमांड, बिकॉज दोनों कंज्यूम साइमल्टेनियसली, ये महंगा होगा तो ऑब्वियसली ये जो x है इसकी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पे लेकिन इनवर्स रिलेशन नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा कहां लगता है ध्यान रखना, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा खुद की कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, यहां मत बोल देना सर इनवर्स, इनवर्स नहीं बोलेंगे यहां पे, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट आई होप सो क्लियर होगा। अब जरा सब्स्टिट्यूट गुड्स में बताओ, अगर एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स होते एंड वाई का प्राइस जो है इंक्रीज होता, तो एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आता? सब्स्टिट्यूट, वाई का सब्स्टिट्यूट है एक्स, तो इसका मतलब यस, अगर दिमाग में आ गया हो यस, एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, क्योंकि वाई के जो कंज्यूमर हैं ये महंगा हो गया, प्राइस महंगा हो गया, तो वो शिफ्ट किस पे जाते हैं? एक्स पे। क्यों? एक्स का प्राइस तो सेम है, एक्स का प्राइस क्या है? सेम है। एक्स के प्राइस में, यही तो हम बोल रहे हैं, कीपिंग द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? दैट इज द सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो एक बार क्विक रिकैप दे देते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी की क्लास में डिमांड शेड्यूल पढ़ा, देन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया बच्चे, देन उसके बाद डिमांड कर्व पढ़ा एंड हमने फिर डिमांड कर्व की फिगर भी बना दी थी, राइट। देन उसके बाद हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमिनिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, मेनली मैंने इसको बाइफरकेट किया 5 फैक्टर्स में। फर्स्ट था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो हमने बोला लॉ ऑफ डिमांड है। सेकंड फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। रिलेटेड गुड्स का मीनिंग बताया, ये डिमांड चैप्टर के लिए बार बार बोल रहा हूं मैं। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने एक्स कमोडिटी की बात करी है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिस्कस किया है बच्चे। रिलेटेड गुड्स के टाइप्स 2 हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, राइट। तो यहां पे आप देखें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, विच आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, राइट। कंप्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल्स मैंने आपको डिस्कस किए। नाउ यहां पे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर प्राइस रिलेटेड गुड्स का इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो गुड्स इन क्वेश्चन है उसकी फॉल हो जाएगी, और वाइस वर्सा, प्राइस फॉल होगा अगर ये वाई सस्ता हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऐसे यहां पे अगर इसका प्राइस फॉल हो जाएगा तो इसकी डिमांड फॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाले कंज्यूमर अब यहां आ जाएंगे, क्योंकि एक्स का प्राइस तो कांस्टेंट है, इससे कम हो जाएगा प्राइस वाई का। एनी डाउट यू कैन आस्क। आस्क क्या मैं रिपीट कर दूं? अगर वैसे तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गया होगा, समझदार बच्चे हैं आप लोगों ने, पहले भी पढ़ रखा है, राइट। तो हमारे 2 फैक्टर्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो कंक्लूड करें नालायकों, पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में पहले रिकैप कराऊंगा देन आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।